बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, घरों में स्कूल की क्लासेस लग गई। झांकी बस्ती देवान वाली में सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ स्कूल में दाखिल हो गया। क्लासरूम्स पानी से भर के तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया, जबकि गंदे पानी और ताफुन से बच्चों की सेहत भी मुतासिर होने लगी। आपको बताते चलें, इस हवाले से घरों में स्कूल की क्लासेस लग गई। झांकी बस्ती देवान वाली में सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ स्कूल में दाखिल हो गया। क्लासरूम्स पानी से भर के तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया, जबकि गंदे पानी और ताफुन से बच्चों की सेहत मुतासिर होने लगी। आपको अपडेट करते चले, इस हवाले से घरों में स्कूल की क्लासेस लगी। झांकी बस्ती देवान वाली में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बस्ती दीवान वाली में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो चुका है। तमाम तर क्लासरूम इस पानी में डूब चुके हैं और यहाँ पर जो तालीम हासिल करने वाले तुलबा हैं उनका तालीमी सफ़र भी रुक गया है। स्कूल इंतजामिया ने इन तुलबा को करीबी पड़ोसी जो हैं उनके घरों में बैठ कर तालीम जारी रखने का सिलसिला शुरू किया है। कैमरामैन दिखा सकेंगे आपको कि स्कूल की हालत ये है कि तमाम तर जो कमरे हैं उनके अतराफ में सीवरेज का एक गंदा पानी जमा है और उसके इर्द गिर्द बाकायदा बूटी जो है वो बाहर निकल आई है। और इसी तरह जो बाएं तरफ जो है वो भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ पर भी पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल के अंदर दाखिल हो रहा है और वहाँ पर भी हालत इंतहाई ख़तरनाक है। ये कमरे किसी भी वक्त जो है वो ज़मीन बोझ हो सकते हैं। बिलाशुबा यहाँ पर जो तालीम हासिल करने वाले तुलबा थे उनकी ज़िंदगियाँ दाव पर लगी थी और इनका तालीमी हर्ज ना हो, इस पर स्कूल इंतजामिया ने इनको पड़ोसियों के घरों में तालीम हासिल करवाना तो शुरू कर दिया है। ये वो जगह है जहाँ से ये पानी जो है वो स्कूल के अंदर दाखिल हो रहा है और इसके बाहर भी जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल ये कि पानी खासी तेज़ी से जो है वो यहाँ पर जो है वो दाखिल हो रहा है और पानी जो है इसकी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस हवाले से स्कूल इंतजामिया से बात करने की हमने कोशिश भी की है तो स्कूल इंतजामिया ने बात करने से इनकार कर दिया है। CEO एजुकेशन जो है उनका ये कहना है कि यह सूरत हाल उनके बस से बाहर है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला जो है वो किसी भी तौर पर जो है वो पानी की निकासी नहीं कर सका है और यही सूरत हाल है। यही वजह है कि पूरा इलाका इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। जो बच्चों के वालिदैन हैं उनका ये कहना है कि बच्चों की ज़िंदगियाँ मज़ीद दौर पर नहीं लगा सकते हैं। बाहर की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर भी पानी की वजह से जो है वो बूटियाँ जो निकल आई हैं, जो लोगों के घर हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई इस सूरत हाल पर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी सेहत भी दाव पर लगी है क्योंकि इस पूरे इलाके में मक्खियाँ मच्छरों की बहुतात है और कोई भी इस सूरत हाल पर जो है वो नोटिस लेने को तैयार नहीं है। और ये पूरे शहर का गंदा पानी जो है वो इस वक्त खासी तेज़ी से स्कूल के अंदर दाखिल हो रहा है और अगर इसका सद्देबाब ना किया गया, इसके रोकने के लिए इकदाम ना किए गए तो पूरी बिल्डिंग जो है वो किसी भी वक्त ज़मीन बोझ हो सकती है। और ये इमारत जो है वो चंद साल पहले तामीर की गई थी और स्कूल इंतजामिया का ये कहना है कि ये 5 से 10 रोज़ पहले पानी जमा हुआ, लेकिन सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। पानी जो है मुकामी अफराद का कहना है कि 2 माह से यहाँ पर जमा है। बच्चों का तलीमी सफ़र इसलिए मुतासिर नहीं हो सका कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, तो हम जैसे ही स्कूल खुले हैं इन बच्चों का तलीमी सफ़र एक बार फिर मुतासिर होने लगा है। शहरियों ने, स्कूल इंतजामिया ने, बच्चों के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि पंजाब में तालीमी इदारों के ये हालात हैं, झंग की जो पूरे गलियां और मोहल्ले डूबे हुए हैं ही पानी में, अब स्कूलों की हालत ये है, इस सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। जी, गंदे पानी और ताफुन से बच्चों की सेहत मुतासिर होने लगी। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चले, इस हवाले से घरों में स्कूल की क्लासेस लग गई और झांकी बस्ती देवान वाली में सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ स्कूल में दाखिल हो गया। क्लासरूम्स पानी से भर गए, तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया, जबकि गंदे पानी और ताफुन से बच्चों की सेहत मुतासिर होने लगी। आपको बताने चाहिए चले इस हवाले से कि घरों में स्कूल की क्लासेस लगी। झांकी बस्ती देवान वाली में सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ स्कूल में दाखिल हो गया। क्लासरूम्स पानी से भर गए, तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया, जबकि गंदे पानी और ताफुन से बच्चों की सेहत मुतासिर होने लगी। आपको बताते चले, इस हवाले से घरों में स्कूल की क्लासेस लग गई। झांकी बस्ती देवान वाली में सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ स्कूल में दाखिल हो गया। क्लासरूम्स पानी से भर गए, तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया, जबकि गंदे पानी और ताफुन से बच्चों की सेहत मुतासिर होने लगी। आपको अपडेट करते चलें, इस हवाले से घरों में स्कूल की क्लासेस लगी। झांकी बस्ती देवान वाली में
सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ स्कूल में दाखिल हो गया। क्लास रूम्स पानी से भर गए, तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया, जबकि गंदे पानी और ताफुन से बच्चों की सेहत भी मुतासिर होने लगी। आपको इस हवाले से आगाह करते चलें, घरों में स्कूल की क्लासेस लगी। झांकी बस्ती देवानवाली में सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ स्कूल में दाखिल होने लगा। क्लास रूम्स पानी से भर गए, तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया, जबकि गंदे पानी और ताफुन से बच्चों की सेहत मुतासिर होने लगी। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से, घरों में स्कूल की क्लासेस लगी। झांकी बस्ती देवानवाली में सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ स्कूल में दाखिल हो गया। क्लास रूम्स पानी से भर गए, तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया, जबकि गंदे पानी और ताफुन से बच्चों की सेहत भी मुतासिर होने लगी। आपको इस हवाले से आगाह करते चलें कि घरों में स्कूल की क्लासेस लगे। झांकी बस्ती देवानवाली में सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ स्कूल्स में दाखिल हो गया। क्लासरूम्स पानी से भर गए। सीईओ एजुकेशन असीम जाहिद का मौक़िफ़ देने से इनकार। आपको बताते चलें इस हवाले से, सीईओ एजुकेशन असीम जाहिद का भी मौक़िफ़ देने से इनकार सामने आया है। आपको बताते चलें ये क्या सूरत हाल है। घरों में स्कूल की क्लासेस लगी हैं। झांकी बस्ती देवानवाली में सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ स्कूल में दाखिल हो गया। क्लासरूम्स पानी से भर गए, तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया, जबकि गंदे पानी और ताफुन से बच्चों की सेहत मुतासिर होने लगी। इसी पर सीईओ एजुकेशन असीम जाहिद ने भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। ताफुन है, बीमारी फैलेगी, बच्चों को हुसूल तालीम में मुश्किलात का सामना भी है। 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई इस हवाले से एक्शन नहीं लिया गया। घरों में स्कूल की क्लासेस लगे। झांकी बस्ती देवानवाली में सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ तो स्कूल में दाखिल हो गया। इसी पर अहले इलाका और तलबा का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पानी 4-5 महीने हो गए हैं, भरा हुआ है। बच्चे आते हैं, वापस चले जाते हैं, बीमारियां फैल रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, न कोई बताने। गलियां देख लो, आसा पासा देख लो, सारा पानी पानी है। हम बड़े मजबूर हैं, बड़े तंग हैं। बच्चियों छोटियों की पढ़ाई भी ख़राब हो रहा है बच्चियों की, और क्या करें। हम तो बड़े मजबूर तंग हैं। हमारे स्कूल में पानी खड़ा है, बहुत मक्खियाँ हैं, बीमार हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई ज़ाया जा रही है। हमारे स्कूल में 15 दिन से पानी खड़ा हुआ पढ़ने की, और मक्खियाँ फैली हुई है, बीमारियाँ फैली हुई है। हम पढ़ने के लिए परेशान हैं। क्लासेस लगे। झांकी बस्ती देवानवाली में सीवरेज का गंदा पानी गलियों के साथ स्कूल में दाखिल हो गया। क्लास रूम्स पानी से भर गए। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डीसी फयाज मोहल साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताया गया सीवरेज का गंदा पानी स्कूल्स में जमा हो गया, तलबा को हुसूल तालीम में मुश्किलात का सामना है। कब तक इस मसले का हल निकाला जाएगा? अच्छा जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो अभी इश्यूज आपने उजागर किया है, ये कच्ची आबादी के फंड से 4 करोड़, ये 2001 और 2 में यहाँ का सीवरेज डाला गया, लेकिन बदकिस्मती से 2002 में इसका डिस्पोजल बनाया ही नहीं गया। यानी कि इस बस्ती का पानी का किसी भी जगह पे कोई निकास वो बने नहीं, इसके नीचे डिस्पोजल है ही नहीं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि स्कूल जो है उसमें बिल्कुल पानी दाखिल नहीं हुआ, लेकिन स्कूल के बिल्कुल 1 फरलांग पे पानी जो है वो मौजूद है। उस पर मैंने एक जेटिंग मशीन और एक सकिंग मशीन वो भेज दी है, साथ मैंने टीएमए को भेज दिया है, ताकि स्कूल में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम वो ना हो। तो इंशाल्लाह ताला आर्जी तौर पे तो इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन इसका यही है कि इसके नीचे जो है वो कोई डिस्पोजल वो हम डालें। हमारा जो बाकी शहर का भी डिस्पोजल है वो भी 1968 का है। तो बेसिकली इसका डिजाइनिंग पीरियड जो है वो 25 ईयर होता है। तो बेसिकली इसको ख़त्म हुए, बाकी डिस्पोजल को भी ख़त्म हुए कुछ 30 से 40 साल हो गए हैं। तो हमने पूरे शहर का एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें 5 अरब की टोटल लागत आएगी। तो 1 अरब 10 करोड़ रुपया हमें वर्ल्ड बैंक से भी मिल गया है। तो 1-2 महीने में वो सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको आर्जी तौर पे हम वो शक्कर और जेटिंग मशीन वो लगा के तो हम ये पानी निकाल रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बताया गया, हमारे नुमाइंदे से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले इस बिल्डिंग की तामीर हुई है, लेकिन इस पर कोई प्लानिंग ना की जा सकी। बच्चों को मुश्किलात का सामना है, इस तरह बीमारियां फैलेंगी, वो अपनी तालीम किस तरह हासिल कर सकेंगे? इसका परमानेंट हल कब तक निकाला जाएगा? इसका परमानेंट हल तो मैंने कहा ना जी कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी हमें 1 अरब 10 करोड़ रुपया मिल गया है जी।
تو ہم اس کی پلاننگ وہ کر رہے ہیں. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ جب 2001 اور 2002 میں یہ پروجیکٹ بنا تو تب اس کے نیچے جو ہے وہ سیوریج لائن وہ بچھائی نہیں گئی، یعنی کہ اس کا ڈسپوزل جو ہے وہ بنا ہی نہیں ہے. ہم اب اس کا ڈسپوزل جو ہے وہ اپرووڈ ہو گیا ہے، اس پہ ہم کام بھی شروع کر رہے ہیں اسی مہینے میں. تو اس کا پرماننٹ سلوشن جو ہے اس میں کچھ 4 سے 6 مہینے لگ جائیں گے، لیکن عارضی طور پہ ہم اس کا پانی نکال رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ گھروں میں اسکول کی کلاسز لگی، جھنگ کی بستی دیوان والی میں سیوریج کا گندا پانی گلیوں کے ساتھ اسکول میں داخل ہو گیا. کلاس رومز پانی سے بھر کے طلبہ کا تعلیمی مستقبل داو پر لگ گیا، جبکہ گندے پانی اور تعفن سے بچوں کی صحت متاثر ہونے لگی. پی ایچ اے فیصل آباد کے پاس مشینری کی شدید کمی، درختوں کی کاٹ چھانٹ کے لیے ایک بھی اسکائی ماسٹر نہیں، ٹریکٹر ٹرالیز کی بھی قلت، 300 سے زائد پارکس کے لیے صرف 5 ڈی واٹرنگ سیٹ، کئی پارک سے بارشی پانی کا اخراج نہ ہو سکا. مزید تفصیلات جانیں گے رمضان مرزا سے. جی رمضان، بتائے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پی ایچ اے کے پاس جہاں پر وسائل کی کمی ہے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مشینری بھی نہیں ہے، اسکائی ماسٹر نہیں ہے، ٹرالیاں اور ٹریکٹر نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ مانسون سے نمٹنے کے لیے ڈی واٹرنگ سیٹس بھی نہیں ہیں، اور جس وجہ سے جو مختلف پارکس ہیں اور خصوصاً وہ پارکس جو کہ نشیبی علاقوں میں ہیں وہاں سے پانی کا اخراج نہیں ہو پاتا، جس کے باعث وہاں پر لگائی گئی گھاس جو ہے وہ بھی گلنے سڑنے لگتی ہے. عرفان آپ کو اس وقت دکھا سکتے ہیں، ہم علامہ اقبال کالونی کے اس پارک میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی بارشی پانی جو ہے وہ اس میں رکا ہوا ہے اور مٹی ہے، یہاں پر فنگس جم چکی ہے، صفائی کا کوئی انتظام نہیں، اور جو پی ایچ اے کی جانب سے گھاس لگائی گئی تھی وہ گل سڑ گئی ہے. ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. اچھا بتائیے گا، بدبو بھی ہے اور تعفن بھی ہے، کیا کہنا چاہیں گے سوال؟ بہت بدبودار ہے. یہ دیکھو جڑی گھاس لگی سی وہ بھی گل سڑ گئی ہے، پانی کا نکاس ہی کوئی نہیں ہے. اتنے مہینہ پانی نکلنا ہی کوئی نہیں ہے، گھاس جڑا گل سڑ ہی جانا پھر. اچھا بتائیے گا کہ آپ کا چونکہ گھر آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے دوست احباب ارد گرد رہتے ہیں، تو پریشانی نہیں ہوتی جب یہ گندگی آتی ہے؟ جی سڑان بہت ہے، بدبو بہت ہے. یہ اوپر سے دھوپ کے جب پڑتی ہے نا تو بہت بدبو آتی ہے. جی اس میں پودے تو بچ گئے ہیں جو بڑے پودے ہیں، لیکن گھاس پھول اور دیگر جو ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت گل سڑ کٹ چکی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بدبو آتی ہے، ارد گرد کے گھر جو ہیں وہ خصوصی طور پر شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے. بہت شکریہ رمضان مرزا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے پی ایچ اے فیصل آباد کے پاس مشینری کی شدید کمی ہے، درختوں کی کاٹ چھانٹ کے لیے ایک بھی اسکائی ماسٹر نہیں، ٹریکٹر ٹرالی کی بھی قلت ہے، 300 سے زائد پارکس کے لیے صرف 5 ڈی واٹرنگ سیٹ، کئی پارک سے بارشی پانی کا اخراج نہ ہو سکا، پارکس تباہ ہو گئے. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے پی ایچ اے فیصل آباد کے پاس مشینری کی شدید کمی، درختوں کی کاٹ چھانٹ کے لیے ایک بھی اسکائی ماسٹر نہیں، ٹریکٹر ٹرالیز کی بھی شدید قلت ہے، 300 سے زائد پارکس کے لیے صرف 5 ری واٹرنگ سیٹ موجود ہے. بچوں میں غذائی کمی، سوکڑا پن کی بیماری پر قابو پانا مشکل ہو گیا. فیصل آباد کے 168 بنیادی مراکز صحت میں نیوٹریشن سپروائزر کی سیٹیں خالی نکلی. شدید غذائی کمی کا شکار بچوں کا تناسب 17% رپورٹ ہوا. بیماری سے نمٹنا بھی امتحان بن گیا. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے بچوں میں غذائی کمی، سوکڑا پن کی بیماری پر قابو پانا مشکل ہو گیا. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ عزتار حسین سے. عزتار، بتایا گیا نیوٹریشن کی تعیناتی کیوں نہ ہو سکی ابھی تک؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے سال 2018 میں رپورٹ جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ شدید غذائی کمی کا شکار جو بچے ہیں ان کا تناسب 17% ہے، جبکہ غذائی کمی کا شکار جو بچے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 35% اس کا تناسب بتایا گیا تھا. اور فیصل آباد میں تقریباً 164 بنیادی مراکز صحت میں نیوٹریشن سپروائزر کی جو سیٹیں ہیں وہ خالی ہیں، اور ایسے میں بچوں میں غذائی کمی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ سی فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق سپرا صاحب ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. سر بتائیں کس طرح اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو سیٹیں خالی ہیں. دیکھیں جی، گورنمنٹ کا ابھی اسپیشل فوکس ہے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے. اس میں جتنی بھی سپورٹیو انٹرونشنز ہیں اس پہ گورنمنٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہمارے ہر بی ایچ یو پہ جو سپورٹیو سیشے اور منرل سیشے ہیں وہ اویلیبل ہیں. وہ ان ماؤں کی ہمارے بی ایچ یو لیول پہ اسکریننگ ہوتی ہے، لیکن جو اس میں ایک بڑا کمپوننٹ مسنگ ہے، اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزرز کی ہر بی ایچ یو پہ ایک سیٹ ہے جو انفارچونیٹلی فیصل آباد میں ریکروٹمنٹ نہیں ہو سکی. اس کا ابھی بھی میں نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے، چونکہ یہ بیسک اسکیل 17 کی سیٹیں ہیں اور اس کی گورنمنٹ ہی ریکروٹمنٹ کر سکتی ہے.
اور تھرو NTS یا PPSC اس کی سلیکشن ہوگی. گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے تاکہ یہ انٹرونشن بھی فلی طور پہ امپلیمنٹ ہو سکے اور فیلڈ میں بہتر طور پہ یہ بچوں کی اسکریننگ کریں گے اور اکارڈنگلی ان کی جو ایکشن لینے والا ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایک ہمیں اچھا امپیکٹ ملے گا بچوں کی صحت کے حوالے سے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اب کچھ بات کریں گے کرونا صورتحال کے حوالے سے. کرونا کیسز میں تیزی، 24 گھنٹوں میں 93 کیسز رپورٹ ہوئے، ایک مریض جان سے گیا. فیصل آباد میں 73، جھنگ میں 9 افراد کی رپورٹ مثبت آئی. ٹوپا میں 6 اور چنیوٹ میں 5 مریضوں کا اضافہ رپورٹ ہوا. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کرونا کیسز میں تیزی، 24 گھنٹوں میں 93 کیسز رپورٹ ہوئے، ایک مریض جان سے گیا. فیصل آباد میں 73، جھنگ میں 9 افراد کی رپورٹ مثبت آئی. ٹوبا میں 6 اور چنیوٹ میں 5 مریضوں کا اضافہ رپورٹ ہوا. آپ کو بتاتے چلیں کرونا کیسز میں تیزی، 24 گھنٹوں میں 93 کیسز رپورٹ ہوئے، ایک مریض جان سے گیا. فیصل آباد میں 73، جھنگ میں 9 افراد کی رپورٹ مثبت آئی. کرونا کب ختم ہوگا کس کو پتا، لیکن ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے ڈیجیٹل دنیا میں جدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایکسپورٹرز کو فائدہ دینے کا فیصلہ کر لیا. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ بلال ڈوگر سے. جی بلال، بتائے گا اس حوالے سے. جی بالکل، کرونا کب ختم ہوئے کسی کو نہیں پتا، لیکن ٹی ڈیب نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی جانب سے ایک ایسا اقدام سامنے آیا ہے. B2B پورٹل کا انعقاد کیا جانے لگا ہے جس کے اندر جو ہماری ایکسپورٹ کمپنیز ہیں ان کو وہاں ڈسپلے ملے گا. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات، شوٹ اور عکاسی خود ٹی ڈیب کرے گا. کمپنی کو صرف اپنی چیز رجسٹر کروانی ہوگی. ہمارے ساتھ حافظ کامران موجود ہیں جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ٹی ڈیب کے، ان سے بات کریں. اصل اس پورٹل کے حوالے سے تھوڑا آگاہ کیجیے گا. جی، TDAP نے B2B پورٹل کا اہتمام کیا ہے اسی کرونا ویو کو سامنے رکھتے ہوئے. اس میں ہم نیو، مائکرو اور اس کے علاوہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اور اسپیشلی وومن انٹرپرائزز انٹرپرینورز کو ہم ان کو ایک پلیٹ فارم دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ان کی پروڈکٹس کو ہم انٹرنیشنل ایکسپوجر دے سکیں. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کا یہ ایک پالیسی کا حصہ بھی ہے کہ ہم پروڈکٹ کو ڈائیورسیفائی کریں، ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کریں. اس کے لیے TDAP جو ہے ان سب کمپنیز کو جو کہ شارٹ لسٹ ہوں گی، 1000 کمپنیز کو ہم شارٹ لسٹ کریں گے انیشلی، اور ان کو فری آف کاسٹ جو ہے شوٹ اور عکاسی کے لیے TDAP کے 15 جو ریجنل اور سب ریجنل آفیسز ہیں ملک کے طول و عرض میں، وہ جو ہے وہ ان کو یہ سروسز پرووائڈ کریں گے. اور اس کے لیے رجسٹریشن جو ہے وہ اوپن کر دی گئی ہے اور 6 سپٹمبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے. اور اگر ہم پاکستان کے ایکسپورٹ اور جو مارکیٹس کو سامنے رکھیں تو یہ جو نیو، مائکرو، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اور وومن انٹرپرینورز کے لیے ایک سنہری موقع ہے. اگر ہم فیصل آباد کی انڈسٹری کو سامنے رکھیں تو یہاں پہ ابوما میں 270 ممبرز ہیں اور موسٹلی ان میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں. اس کے علاوہ فیصل آباد وومن چیمبر آف کامرس میں 150 ممبرز ہیں اور وومن انٹرپرینورز ہیں ساری. تو ان سب کے لیے ایک یہ سنہری موقع ہے کہ جا کے رجسٹر کروائیں. رجسٹریشن کا فارم وہاں پہ اویلیبل ہے اور 6 سپٹمبر تک اس کے بعد پھر اس کی سکروٹنی ہوگی اور 1000 کمپنیز کو TDAP جو ہے شوٹ اور عکاسی کے لیے سروسز پرووائڈ کرے گا اور اس کے ذریعے ان کی پروڈکٹس کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی دیا جائے گا. اور ڈیفرنٹ مارکیٹس کے حوالے سے ہمارے جو 55 ٹریڈ مشن کی جائے گی. بہت شکریہ بلال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیسکو ملازمین کے لیے اچھی خبر. فیصل آباد میں فیسکو کا ملازمین کو ہارڈ شپ الاؤنس فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کرونا کے 6 ماہ میں فرائض ادا کرنے والوں کو الاؤنس ملے گا. مزید تفصیلات جانیں گے اویس علی سے. جی اویس، بتائے گا کتنے فیصد الاؤنس دیا جائے گا؟ بالکل، فیسکو ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے. اس حوالے سے فیسکو کی جانب سے ملازمین کو ہارڈ شپ الاؤنس فراہم کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے. کرونا وائرس کے 6 ماہ میں اپنے فرائض کی انجام دہی کرنے والے ملازمین کو جو ہے وہ ہارڈ شپ الاؤنس فراہم کیا جائے گا. نظمانہ غفلت اور کرپشن کیسز میں ملوث جو ملازمین ہیں ان کو ہارڈ شپ الاؤنس نہیں فراہم کیا جائے گا. اسی حوالے سے فیسکو کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ کرونا وائرس میں جو ہے وہ جو پریشر اسٹاف کی جانب سے اپنی خدمات سر انجام دی. اور بہت شکریہ اویس علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
खबर शामिल करें। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पेपर्स की जवाबी कॉपीज की सेक्रेसी लीक होने का मामला सामने आया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने सेक्रेसी ऑफिसर तस्दीक हुसैन को 10 साल के लिए तालीमी बोर्ड की हर किस्म की ड्यूटी के लिए नाअहल करार दे दिया। आपको बताते चलें, इस हवाले से इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पेपर्स की जवाबी कॉपीज की सेक्रेसी लीक होने का मामला सामने आया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने सेक्रेसी ऑफिसर तसद्दुक हुसैन को 10 साल के लिए तालीमी बोर्ड की हर किस्म की ड्यूटी के लिए नाअहल करार दे दिया। आपको आगाह करते चलें, इस हवाले से इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पेपर्स की जवाबी कॉपीज की सेक्रेसी लीक होने का मामला तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने सेक्रेसी ऑफिसर तसद्दुक हुसैन को 10 साल के लिए तालीमी बोर्ड की हर किस्म की ड्यूटी के लिए नाअहल करार दे दिया है। आपको अपडेट करते चलें, इस हवाले से इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पेपर्स की जवाबी कॉपीज की सेक्रेसी लीक होने का मामला तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने सेक्रेसी ऑफिसर तसद्दुक हुसैन को 10 साल के लिए तालीमी बोर्ड की हर किस्म की ड्यूटी के लिए नाअहल करार दे दिया है। आपको आगाह करते चलें, इस हवाले से इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पेपर्स की जवाबी कॉपीज की सेक्रेसी लीक होने का मामला सामने पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताएगा इस हवाले से। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के पेपर में ये सीक्रेसी लीक होने का मामला सामने आया था, जिसमें ये एक एप्लीकेशन आई थी कि कैंडिडेट को फोन कॉल गई कि उसके पेपर जो है फलां एग्जामिनर के पास पहुंचे हैं, तो अगर वो नंबर लगवाना चाहते हैं तो कोई डील करें। इस पर इंक्वायरी हुई और सीक्रेसी ऑफिसर तसद्दुक हुसैन जो है उनकी तरफ से फैक्टिशियस जो फर्जी रोल नंबर लगाया जाता है उसके साथ साथ असल रोल नंबर भी जवाबी कापी पर लगा रह गया था, जिस पर अब बाकायदा तौर पर 10 साल के लिए तसद्दुक हुसैन सीक्रेसी ऑफिसर पर पाबंदी आयद कर दी गई है तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से। और कंट्रोल ऑफिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 10 साल किसी भी किस्म की जो तालीमी बोर्ड की ड्यूटी है वो तसद्दुक हुसैन नामी जो टीचर है उसको उस पर नहीं लगाया जाएगा। और इस हवाले से ये भी वाज़ेह रहे कि तसद्दुक हुसैन को इसी केस के हवाले से गिरफ्तार भी करवाया गया है तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से, और इंक्वायरी जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से वो भी लगाई गई है, जिसमें फैसलाबाद बोर्ड और सरगोदा बोर्ड दोनों से तहकीकात की जा रही है। और फैसलाबाद में जो डिप्टी कंट्रोलर है कंट्रोलर ऑफिस और एक कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको भी इसी सिलसिले में मुअत्तल किया जा चुका है। लेकिन अब जो 10 साल की पाबंदी लगाई गई है वो सिर्फ सीक्रेसी ऑफिस तसद्दुक हुसैन है, जिनकी तरफ से फर्जी रोल नंबर के साथ साथ असल रोल नंबर भी जवाबी कापी पर लगा तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई करते हुए लड़की बनकर शहरियों को लूटने वाला गैर मुल्की मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नाइजीरियन लोगों के अकाउंट में बैरून मुल्क से रकम भेजने का झांसा देता था। शहरियों से लाखों रुपए बटोरने का भी इल्जाम सामने आया है। आपको बताते चले, इस हवाले से FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई करते हुए लड़की बनकर शहरियों को लूटने वाला गैर मुल्की मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नाइजीरियन लोगों के अकाउंट में बैरून मुल्क से रकम भेजने का झांसा देता था। फैसलाबाद चक 56 में गुज़श्ता रात कबड्डी मैच के दौरान हवाई फायरिंग का मामला सामने आया। मैच हैदरी कबड्डी क्लब और रॉयल किंग USA कबड्डी क्लब के माबैन खेला गया। हवाई फायरिंग की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर लिया। आपको बताते चले, इस हवाले से फैसलाबाद चक 56 में गुज़श्ता रात कबड्डी मैच के दौरान हवाई फायरिंग हुई। मैच हैदरी कबड्डी क्लब और रॉयल किंग USA कबड्डी क्लब के माबैन खेला गया। हवाई फायरिंग की फुटेज भी सिटी 41 को मौसूल हो गई। आपको बताते चलें, इस हवाले से फैसलाबाद चौक 56 में गुज़श्ता रात कबड्डी मैच के दौरान हवाई फायरिंग का मामला मैच हैदरी कबड्डी क्लब और रॉयल किंग USA कबड्डी क्लब के माबैन खेला गया। हवाई फायरिंग की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। आपको बताते चलें, इस हवाले से अहम खबर है कि फैसलाबाद चौक 56 में गुज़श्ता रात कबड्डी मैच के दौरान हवाई फायरिंग का मामला सामने आया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रजा से। जी अली, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, थाना संगलबार के इलाका में 55 में जो है वो रात कबड्डी का मैच था, जिसमें जो है वो दोनों टीमों मध्य मुकाबल थी, रॉयल किंग USA, और जिसमें हैदरी कबड्डी क्लब के मैदान मैच जारी था। इस दौरान जो है वो नामालूम अफराद जो है वो हवाई फायरिंग करते रहे, जिसकी फुटेज जो है वो सिटी 41 ने वसूल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की जा रही है। वहाँ पे रास्ता किसी को फायर लग भी जा सकता था। वहाँ पे इंतजामिया में मौजूद थी। कुछ देर के लिए जो हवाई फायरिंग के बाद जो है वो मैच को रोका भी गया, लेकिन जो नामालूम अफराद है वो इसी तरीके से जो है वो मैच के दौरान ही जो है वो फायरिंग करते रहे।
इस दौरान जो है मैच मुकम्मल करने के बाद नामालूम जो रूप पेश हो गया, उसके बाद ताहाल पुलिस की जानब से अभी इन लोगों को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस मंजिल यहाँ पर आ भी गई है, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस की जानब से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी। बहुत शुक्रिया अली रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग के इलाके चुनबरवाना के रिहायशी खानदान का डीपीओ ऑफिस के बाहर जमीन पर मुबैना कब्जा वागुजार करवाने के लिए एहतजाज जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा उवैस खान से। जो उवैस बताएगा मुजाहिरीन का क्या मुतालबा है। बिल्कुल, जंग के इलाका चोन बरवाना के रिहायशी एहसानुल्लाह की ज़मीन पर मुबैना तौर पर अदालती स्टे के दौरान जो है वो नाजायज़ अफराद की जानिब से कब्जा करने के खिलाफ अहले इलाका की जानिब से डीपीओ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। इन अफराद की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि डीपीओ जंग जो है सूरत हाल पर नोटिस लें। चौरसी में इस वक्त केस के मुद्दई जो हैं वो एहसानुल्लाह मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कब से ये स्टे था अदालत के अंदर जो है और क्या मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है? सर ये हमारा जद्दी पुश्ती ये जो है हमारा प्लाट है, हम इसके विरासती मालिक हैं और ये तकरीबन 2003 से चल रहा है हमारा। जब से हमको पता चला है कि ये कोई यहाँ पे कब्ज़ा वगैरह या इनकी कोशिश हो रही है, तो तब से हमारा इधर स्टे भी है। हमने बेबहा काफ़ी दफ़ा हमने उधर बताया है, वहाँ पे चोंड भरवाने के जो भी थाना है ना, मुतलका थाना, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 4-5 दिन वहाँ पे भागते रहे हैं, हमारी किसी ने कोई नहीं सुनी। हम तहे दिल से मशकूर हैं डीएसपी सदर के, जिनकी कॉल पे हमारा काम उधर रुका है, लेकिन अभी भी बमाए असला उधर लोग हमारे प्लाट में बैठे हैं। हम डीपीओ जंग से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी इन कब्ज़ा ग्रुपों से जान छुड़ाई जाए। ये जो शबेग वगैरह और इसका एक भांजा है सर, उसका नाम है मुनव्वर, वो भी उधर है और उधर प्लाट में अभी भी बैठे हैं। सर जिस तरह डीपीओ साहब ने इधर जंग ज़िला जंग में इश्तारियों और अपना क्या नाम है उनका डाकुओं डकैतों से जंग को पाक किया है, इसी तरह हम पुरजोर अपील करते हैं डीपीओ साहब से कि कब्ज़ा ग्रुपों से भी हमारी जान छुड़वाई जाए। वो वडेरे लोग हैं, हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम डीपीओ साहब आपसे पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी घर हमें वापस किया जाए, हमारी जगह जो है उसको खाली करवाया जाए, कब्ज़ा ग्रुपों से हमारी जान छुड़ाई जाए, वागुजार करवाया जाए। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्यूर में लारी अड्डे पर पब्लिक टॉयलेट्स और मुसाफिर खाने को एक बार फिर ताले लगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताएगा मुसाफिरों को किन मसाइल का सामना है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारी अड्डा चिन्योट पर और यहाँ पर मुसाफिर खाना और पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जिनको इफ्तिताह के बाद ताले लगा दिए गए हैं। ठेकेदारों को ज़िला इंतजामिया की जानिब से पैसों की अदायगी नहीं हुई, जिसके बायस जो है वो ताले लग चुके हैं। इस हवाले से ड्राइवर और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। सर आप बताइए कि ठेकेदारों की जानिब से ताले लगा दिए गए हैं, यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? यहाँ तो एक लैट्रीन का मसला है जी, दूसरा मुसाफिरों को बैठने की जगह भी नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ मुसाफिरों के कमरों के ताले लगा दिए गए हुए हैं और लैट्रीन का इफ्तिताह हुआ है वो भी ताले लगाए हुए हैं। बहुत परेशानी है। सर आप देखिएगा कि आप कहाँ से आए हैं? मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने को ताले लग चुके हैं, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा? हम सरगोदे से आए हैं, तो बाथरूम का ही मसला है, बाथरूम को ताले लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, ना बैठने की सहूलत है ना बाथरूम की सहूलत है। बिल्कुल, मुसाफिरों को ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सर आप देखिए कि पूरे लारी अड्डे में ये इकलौते जो है वो वाशरूम यहाँ पर बनाए गए थे जिनको ताले लग चुके हैं, मुसाफिर खाना बंद है, क्या कहते हैं? ये जब जनाब यहाँ पे मसूद इकबाल साहब आए थे, वो उन्होंने इफ्तिताह किया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट यहाँ खुला रहा है। ये मुसाफिर खाने हम आके यहाँ बैठे हैं, अंदर पंखे लगाए हैं, बैठे हैं। जब वो गए हैं और उनके जाने के ठीक 15 मिनट बाद उन्होंने हमें कहा है कि भाई आप उठो भागो यहाँ से, हमने ताले लगाने हैं। उन्होंने पंखे बंद किए हैं, ताले लगाए हैं और लगा के चले गए। उसके बाद अंधेरी आती है, बारिश आती है, धूप होती है, यहाँ ना कोई बैठने की जगह, ना हम कहीं वाशरूम करने जा सकते हैं और माहौल ऐसा है और गर्मी की वजह से हम कहीं खड़े भी नहीं हो सकते। बिल्कुल, मुसाफिरों को ड्राइवर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्यूर ज़िला इंतजामिया की मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए ताहाल इंतजामात मुकम्मल न कर सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। जी वकार बताएगा इंतजामात क्यों न मुकम्मल हो सके।
जी, मुहर्रमुल हराम के हवाले से चिन्योट में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। ताहम अभी तक शहर में CCTV कैमरे नस्ब नहीं हो सके जिससे मॉनिटरिंग की जानी थी। कंट्रोल रूम में अभी तक जो LCDs हैं वो भी अवेज़ा नहीं की जा सकी। अधूरे जो काम है अभी तक मुकम्मल नहीं किए जा सके। कैमरे ना लगने की वजह से जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मुकामात पर मजालिस और जुलूस निकाले जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। कहा यह जा रहा है कि 7 मुहर्रम तक ये तमाम काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम इससे पहले अभी तक कैमरे नस्ब ना होने की वजह से जो कंट्रोल रूम का असल मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा। इस वक्त कंट्रोल रूम की अगर आपको सूरत हाल दिखाई जाए तो यहाँ पर LCDs नस्ब नहीं की गई। पुलिस के, रेस्क्यू के और जो दीगर इदारों के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। ताहम मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं बनाया जा सका। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कैमरों का जो ठेका दिया जाना था, जो टेंडर होना था, वो भी नहीं हो सका, जिसकी वजह से इस साल काम ताहीर का शिकार होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ज़िला इंतज़ामिया जंग ने योम आशूरा के लिए तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया। सिक्योरिटी इंतजामात के साथ साथ ज़िले भर के मातमी जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए DC ऑफिस में CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब साहब से। जीता ये बताएगा। आज बिल्कुल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुहर्रमुल हराम के जितने भी जुलूस और मजालिस मुनक्किद होने हैं उन तमाम के जो इंतज़ामात हैं उनको हतमी शक्ल देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर अगर हम ज़िला जंग की बात करते हैं तो 5 मुहर्रमुल हराम से जो पहला जुलूस है वो बरामद होना शुरू होता है, जिसके रूट्स को क्लियर करवाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं तो पुलिस जहाँ पर सिक्योरिटी के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगी, वहीं पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर जुलूसों और मजालिस को CCTV कैमराज की के साथ मॉनिटर किया जाएगा ज़िला भर के अंदर। इस हवाले से मुकामी जो कंपनी है उसको ठेका दे दिया गया है। कल उसकी जो बिड्स हैं वो मुकम्मल हो गई हैं और आज से जो तमाम तर जो कैमराज हैं उनकी इंस्टॉलेशन का काम मुकम्मल हो गया और 5 मुहर्रम से बाकायदा तौर पर तमाम कैमराज काम शुरू कर देंगे और अशूरा के दिन तक उन तमाम कैमराज की मदद से DC ऑफिस के अंदर जो कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा वहाँ से बैठ के तमाम तर हसास इदारे, डिप्टी कमिश्नर, DPO वहीं से बैठ के तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। अगर खुदा न खास्ता इस दौरान किसी भी किस्म की शर्पसंदी या कोई भी मामला होंगे तो वहीं पर बैठ के अहकाम भी पूरी तौर पर जारी किए जाएंगे। इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो वो तमाम जुलूस रूट्स जो कि टूट फूट का शिकार थे या वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना हो सकता था अज़ादारान को, उसको क्लियर करवाने का जो सिलसिला वो शुरू कर दिया गया है। और DC की जानिब से ये ख़ुसूसी हदायत दी गई है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमला को कि सिर्फ रूट को ही क्लियर नहीं करना बल्कि रूट के इर्द गिर्द 50 मीटर का जो एरिया है वहाँ पर अगर बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज महल का सरकारी स्कूल्स के हदूद में निजी तालीमी इदारों की तशहीर पर नोटिस ले लिया गया। महकमा तालीम को 2 रोज़ भी तमाम तशहीरी बैनर्स और पोस्टर्स सरकारी स्कूल्स की इमारत से ख़त्म करने की हिदायत कर दी गई। महकमा तालीम ने तालीमी इदारों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दिया। आपको बताते चलें इस हवाले से जंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज महल का सरकारी स्कूल्स के हदूद में निजी तालीमी इदारों की तशहीर पर नोटिस ले लिया गया। टोबा के किसानों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत की जानिब से कट्टा पालने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें हुकूमत की जानिब से गरीब किसानों को ऊपर उठाने के हवाले से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। आज जो है किसानों को कट्टा पलाओ जो है मुहिम का आज आगाज़ किया गया ताकि कट्टे पालें और उसके साथ साथ जो है मुल्क की माईशत को बेहतर किया जा सके। जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी नायब सदर चौधरी इशफाक समेत मुतअद्दिद शख्सियत यहाँ पे मौजूद थे, मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करें। जो सब किस तरह रहते हैं इस हवाले से हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं मुर्गबानी के कट्टों के हवाले से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब गुलजार साहब के विजन के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पे जो उन्होंने फरबा कट्टा पाल स्कीम मुहिम शुरू की है, इसमें इंसेंटिव दिया ज़मींदारों को, ये आज उनकी 20 लाख रुपए उनको हम ज़मींदारों को अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी स्कीम है जिससे हम न सिर्फ मुल्क की बल्कि अपनी और अपने इलाके की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि गोश्त बड़ा महंगा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, मेरी ये इल्तिजा है तमाम ज़मींदारों से कि हर शख्स जो 2-4 एकड़ भी ज़मीन रखता है वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाए। इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं शोरकोट में 14 अगस्त की तैयारियों के इंतजाम का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास की जानिब से मीटिंग का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद अली से। जी शहजाद बताएगा मीटिंग का अहवाल।
جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر شوکو فضل عباس کی جانب سے 14 اگست کی تقریب کے حوالے سے آج ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں سی او تحصیل کونسل انور بیگ، سی او میونسپل کمیٹی طارق جوید کے علاوہ جو دیگر اداروں کے افسران ہیں انہوں نے بھی اس موقع پر شرکت کی ہے۔ تو میرے ساتھ اس پر اسسٹنٹ کمشنر شوکو فضل عباس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ 14 اگست کے حوالے سے تقریب ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 14 اگست کی آمد ہے اور اس سلسلے میں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات بھی ہیں اور ہر کوئی محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ایک جو ہمیں ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام چونکہ شروع ہے تو اس سلسلے میں جو بھی تقاریب ہیں ان کو سادہ رکھا جائے۔ تمام محکموں کو اطلاعات دے دی گئی ہیں کہ وہ اپنی جو سرکاری بلڈنگ ہیں ان پہ چراغاں کروائیں۔ اس کے علاوہ اپنے دفاتر میں تقریبات منعقد کریں جس میں قومی ملی جو ہماری خدمات ہیں ان کو دیکھا جائے، ملک و سلامتی کے لیے دعا کی جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے۔ ملک و سلامتی کے لیے دعا کی جائے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پیر محل میں جشن آزادی منانے کی تیاری عروج پر، ہر طرف قومی پرچموں کی بہار اور ملی نغموں کی گونج، چھوٹے بڑوں سبھی کا جوش و جذبہ بھی دیدنی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ نیّر شرازی سے۔ جی نیّر بتائے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پیر محل کے علاوہ چوک میں جو ہے ایک سٹال پر، جہاں پر جو ہے یہاں پر پاکستانی جو نوجوان قوم ہے اپنے ملک کا 14 اگست کا جشن آزادی منانے کے لیے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے خریداری کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں۔ یہاں بڑے کیا چھوٹے بچے کیا سب خریداری میں مصروف ہے۔ یہاں پر پرچم، بیجز اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پونیاں اس طرح کی چیزیں اپنی خرید رہے ہیں اپنے گھروں کو سجانے کے لیے۔ یہاں پر کوئی ننھے منھے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ آج جی بیٹا آپ نے کیا کیا خریدا ہے، کیا کیا لینے آئے ادھر آپ؟ ہم اپنے پاپا کے ساتھ آئے ہیں، ہم نے بہت ساری چیزیں لی ہیں، ہم اپنے گھر کو چکائیں گے۔ آپ اپنے گھر کو سجائیں گے؟ کچھ اور بچے بھی چھوٹے سے موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ آپ بڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں، آپ نے بھی کیپ پہنی ہوئی، کیا کہیں گے آپ؟ ہم اپنے پاپا کے ساتھ آئے ہیں، ہم جھنڈیاں لے رہے ہیں، پرچم لے رہے ہیں اور ہم اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ الصدیق بروک فیلڈ گرامر اسکول اینڈ کالج لالیہ میں حالیہ میٹرک کے امتحانات دینے والے طلبہ اور طالبات کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عصمت بلوچ سے۔ جی عصمت بتائے گا۔ جی ہاں، آج الصدیق بروک فیلڈ گرامر اسکول اینڈ کالج کے اندر حالیہ جو امتحانات دینے والے میٹرک کے طلباء ہیں ان کے لیے سمارٹ سلیبس کے تحت 4 مضامین سے آج ایک ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر پورے ڈسٹرکٹ چنیوٹ سے طلباء اور طالبات نے بھرپور انداز میں حصہ لیا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ٹیسٹ کا جو فرسٹ آئے گا طالب علم، جو بھی طالب علم فرسٹ آئے گا اس کو 20,000 روپیہ نقد انعام دیا جائے گا اور سیکنڈ آنے والے کو 10,000، جبکہ تھرڈ آنے والے کو 5,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ مزید میرے ساتھ موجود ہیں اسکول کے چیئرمین عرفان احمد باٹونی سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ اس ٹیسٹ کو کیا نام دیا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ٹیلنٹ ہنٹ اس ٹیسٹ کا جو ہے وہ نام رکھا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ چنیوٹ اور ڈسٹرکٹ سرگودا کے بھی ایون لوگ بھکر سے بھی ہم لوگوں کو کال کی گئی کہ وہ لوگ اس ٹیسٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کا جو بیسک مقصد ہے ایک بچوں کو مقابلے کی فضا کے لیے تیار کرنا، انکریج کرنا ہے۔ آپ ٹیسٹ میں دیکھیں جو ہم نے آج آبزرو کیا ہے کہ ٹیسٹ میں بچے اپنے پیپرز تو ٹھیک انداز سے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ جب کچھ کوسچننگ کی سوشل اور جو سوشل لائف ہوتی ہے اس معاملے میں یا جنرل نالج کی کوئی بات پوچھی تو موسٹلی لوگوں کو مطلب زیادہ سے زیادہ 70-80 بچوں میں سے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہاتھ کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی ایک جو لائف سکلز ہیں وہ بچوں کی ڈیولپ ہوں، پروفیشنل جو ایگزامز دینے پڑیں ان کو یا پروفیشنل گیدرنگ میں جہاں کہیں بھی جائیں تو یہ اپنے آپ کا اظہار کر سکیں۔ بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نظام اس طرح کا ہم کتابیں یاد تو کروا لیتے ہیں، بچے اس کا ٹیسٹ بھی اچھے سے پریپیئر کر لیتے ہیں، میموری کا ٹیسٹ ہم لے لیتے ہیں، لیکن جو لائف سکلز بچے کی ہونی چاہیے اس طرح کی تیاری نہیں ہوتی۔ تو یہ بیسیکلی ہم جسٹ ایک انکریج کرنے کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سوسائٹی اس طرف بھی دھیان دے کہ بچوں کو خالی پیپرز نہیں دینے ہوتے، بچوں کو مقابلہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔